एक फ्लक्स बन रहा होगा सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण फ्लक्स, और तीसरा जो फ्लक्स होगा वो होगा फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण फ्लक्स। तो ये तीन प्रकार के फ्लक्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि तीन फील्ड भी बन रही होगी इस मशीन में। इन तीनों फ्लक्स के कारण तीन फील्ड बन रही होगी मशीन में। वही हम उसी प्रकार इनका नाम भी लिख लेंगे। पहली जो फील्ड होगी उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फील्ड या मेन फील्ड। फंडामेंटल फील्ड आर मेन फील्ड। दूसरी जो फील्ड होगी उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड फील्ड। क्या कहेंगे? फॉरवर्ड फील्ड। और जो तीसरी फील्ड होगी उसको हम कहेंगे बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किसको कहेंगे फॉरवर्ड फील्ड और किसको कहेंगे बैकवर्ड फील्ड। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये मेन फील्ड है, ये इसको हम फंडामेंटल फील्ड कह रहे हैं। ये किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? जो हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो मेन सप्लाई लगाई थी, मेन सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी थी वो है मेन फील्ड का फ्लक्स। तो कहेंगे कि एक ऐसी फील्ड जो मेन फील्ड की ही डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे, या अपना एक ऐसी फील्ड जो मेन फील्ड की डायरेक्शन में ही अपना फील्ड बनाए, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड फील्ड। क्या कहेंगे उसको कहेंगे फॉरवर्ड फील्ड। तो यहाँ नाम लिख दे रहे हैं फाई एफ, फॉरवर्ड फील्ड। और कहेंगे कि एक ऐसी फील्ड जो मेन फील्ड के मूव करने की विपरीत डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाए, उसको हम कहेंगे बैकवर्ड फील्ड। ये तीनों फील्ड हो गई ना। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड फील्ड किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो हम कहते हैं कि जो फॉरवर्ड फील्ड बनाई जाएगी वो हार्मोनिक्स के सातवें हार्मोनिक्स के कारण बनाई जाती है, और जो बैकवर्ड फील्ड होती है वो हार्मोनिक्स के 5वें इफेक्ट के कारण बनाई जाती है। इतनी बातें अगर आप समझ गए होंगे तो अब हम आपको समझाते हैं। अगर आप ये बात समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी घटने से स्पीड घटी होगी और पोल बड़े होंगे, तो ये अगर पूरी बातों को अगर हम क्रॉलिंग से अब जोड़ने चलें, तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि क्रॉलिंग इफेक्ट आखिर में होता क्या है। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब हेडिंग लिख लीजिएगा क्रॉलिंग इफेक्ट। अब जो बातें आपसे कहते जा रहे हैं उसको स्टार बना के नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला बात क्रॉलिंग में नोट करिएगा, क्रॉलिंग में, कि क्रॉलिंग जो होती है वो हार्मोनिक्स के 7वें कंपोनेंट, या यूं कहें तो हार्मोनिक्स के लिए 7th हार्मोनिक्स ही जिम्मेदार होता है। यहाँ लिख लीजिएगा 7th हार्मोनिक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ लिख लेंगे 7th हार्मोनिक्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्रॉलिंग के लिए। आप बात समझ गए। अब बात करते हैं भैया क्रॉलिंग होता क्या है। तो कहेंगे कि क्रॉलिंग क्या कहेंगे, लिखेंगे 7th हार्मोनिक्स के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर के अपने वास्तविक स्पीड से न घूमकर 7 गुना कम स्पीड से घूमने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्यों? क्योंकि भैया 7th हार्मोनिक्स का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कितनी गुना कम हो गई होगी? फ्रीक्वेंसी 7 गुना कम हो गई। कितने गुना? 7 गुना कम हो गई है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 7 गुना कम होगी, इसका मतलब स्पीड कितनी गुना कम हो गई? 7 गुना। अच्छा, स्पीड अगर 7 गुनी कम हुई होगी तो अपने आप पोल कितना गुना बढ़ गया होगा? पोल बढ़ गया होगा 7 गुना। ये बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर 7th हार्मोनिक्स है और इसी कारण क्रॉलिंग इफेक्ट होता है, 5वां हार्मोनिक्स का कोई रोल प्ले नहीं होता हार्मोनिक्स में, वो ब्रेकिंग के काम आता है। तो कह रहे हैं कि 7वां हार्मोनिक्स अगर मशीन में आया होगा तो उसने स्पीड को कितना गुना कम कर दिया होगा? 7 गुना कम कर दिया होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पोल 7 गुने बढ़ गए होंगे। इसका मतलब कि मशीन को घूमना चाहिए था किस स्पीड से? ns स्पीड से उसका फील्ड घूमना चाहिए था, लेकिन उसका फील्ड अब घूमेगा किस स्पीड से? ns/7 स्पीड से उसका फील्ड घूमेगा। और इतना कम स्पीड से अगर घूमा
तो टॉर्क उस टॉर्क मशीन का इतना कम हो जाएगा कि यदि उसका स्टार्टिंग टॉर्क उस मशीन का अगर बेहतर नहीं होगा और यदि उस मशीन पर हम लोड लगा देंगे तो वो मशीन धीरे धीरे भी नहीं घूम पाएगी और एकदम बंद हो जाएगी। अब इस पूरी कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि क्रॉलिंग क्या है, तो कहेंगे कि सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण मशीन का अपनी वास्तविक स्पीड एनएस से न घूमकर NS/7 से मूव करने को ही, इस पूरी घटना को ही हम क्रॉलिंग इफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण मशीन के अपने वास्तविक स्पीड NS से न घूमकर NS/7 से घूमने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए क्रॉलिंग, इस पूरी घटना का कहते हैं, इस पूरी घटना को हम क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग के लिए सेवेंथ हार्मोनिक्स जिम्मेदार होता है। कहेंगे कि क्रॉलिंग जब आएगी तो मशीन की जो गति है वो 7 गुनी कम हो जाती है और पोल 7 गुने बढ़ जाते हैं। और स्टार्टिंग टार्क का मान यदि मशीन में बेहतर नहीं है तो मशीन धीरे धीरे घूमने की बजाय एकदम बंद हो जाएगी। कब? जब उस पर अगर लोड लगा देंगे तब। अब आपको मैंने कल ही क्लास में बताया था कि हमारे पास 2 प्रकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर बनाया गया है। एक बनाया गया है स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और एक बनाया गया है स्लिप-रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। अब आपको पता होगा कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो होता है केवल 1.5 से 2 गुना फुल लोड टार्क का, जो कि बहुत कम है। जबकि जो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो बेहतर है, कितना? 2.5 से 3 गुना होता है फुल लोड टार्क का। तो कहते हैं कि क्रॉलिंग जब होगी मशीन में तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो उतना बेहतर नहीं है। इसलिए मशीन जैसे ही क्रॉलिंग होगा और अगर इस मशीन पे हम लोड दे देंगे तो ये मशीन घूमेगी ही नहीं। जबकि जो इस स्लिप-रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत बेहतर है, इसलिए क्रॉलिंग इस मशीन में उत्पन्न नहीं होती है। अगर उत्पन्न हो भी रही है तो ये वो क्रॉलिंग इफेक्ट इस मशीन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी इस मशीन में क्रॉलिंग इफेक्ट कोई भी प्रभाव नहीं बना पाएगा। जबकि इसका स्टार्टिंग टार्क खराब होने के कारण केवल और केवल कॉगिंग हो और चाहे क्रॉलिंग इफेक्ट हो, दोनों केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होते हैं, जबकि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होते हैं। तो कैसे कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्रॉलिंग क्या है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चूंकि 2 हार्मोनिक्स बनते हैं इंडक्शन मोटर में, एक 7th और एक 5th। 7th हार्मोनिक्स क्या है, वो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करता है और जो 5th हार्मोनिक्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है मेन फील्ड के। अतः 7th हार्मोनिक्स ही है जो क्रॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिखेंगे कि पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि क्रॉलिंग के लिए 7th हार्मोनिक्स ही जिम्मेदार होता है। अब कहेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न वह घटना जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर अपनी वास्तविक स्पीड NS से न घूमकर NS/7 स्पीड से रोटेट करने लगती है, इस घटना को ही क्रॉलिंग इफेक्ट कहते हैं। कहेंगे क्रॉलिंग इफेक्ट में स्पीड 7 गुनी कम हो जाती है और पोल का मान 7 गुना बढ़ जाता है। लिखेंगे कि स्क्वायरल केज तथा स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर में, चूँकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का केवल 1.5 से 2 गुना होता है, जो कि बहुत कम होता है। वहीं जो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वह फुल लोड टार्क का 2.5 से 3 गुना होता है, जो कि बेहतर होता है। अतः जैसे ही स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करने जाएंगे लोड के साथ, तो ये मशीन का टार्क इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये रोटर को उस स्पीड से घुमा सके, और अगर लोड पर स्टार्ट कर देंगे मशीन को तो ये मशीन एकदम बंद हो जाएगी। जबकि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर पर क्रॉलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग इफेक्ट के साथ अगर मशीन को चालू करना हो तो क्या करना होगा, तो कहेंगे कि जैसे ही स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने चलिए और अगर क्रॉलिंग उत्पन्न हो गया है तो सबसे पहले उस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को नो लोड की कंडीशन में चालू करिए। किस कंडीशन में? नो लोड की कंडीशन में चालू करिए, और जब मशीन घूमना स्टार्ट कर ले तब उस पर धीरे धीरे लोड का मान आप बढ़ाते जाइए और क्रॉलिंग इस पर भी कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा भैया वो सारा का सारा क्रॉलिंग के विषय में है। इतना बातें आप अगर जान गए होंगे तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इसका। अगर कुछ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
आपको आपके जितने भी कमेंट हो गए उसका रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।